Dear students, welcome in DSCJ Tele classes. Myself, Amol Sharma, teacher from Department of School Education, JUM. Students, today we will continue our second lesson of chemistry, that is periodic classification of elements. But before starting our today's lecture, let us recapitulate what we studied in our previous lecture. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी क्लास में स्टडी किया कि जो क्लासिफिकेशन के जो अटेम्प्ट्स थे, सबसे पहले डोवर्नियर ने किया, उन्होंने बनाया डोवर्नियर ट्रायड. देन न्यूलैंड केम देयर, ही फार्मुलेटेड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. देन मेंडलीव केम देयर, ही गेव मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. सो ऑल दोज थ्री लॉज वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. उन तीनों ने एटॉमिक मास जो था वो चूज किया अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का. तीनों लॉ वो डिस्कार्ड हुए. मेंडलीव का जो लॉ था लिटिल हाउ, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा कि उन्होंने एटॉमिक मास बेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ साथ एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स वो भी यूज की. इसके अलावा उन्होंने न्यू एलिमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए भी उन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी ताकि न्यू एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होते हैं तो वो बिना डिस्टर्ब किए हुए उन स्लॉट्स में आ सकते थे. लेकिन मेंडलीव की भी डिसएडवांटेजेस रहे, लिमिटेशंस रही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के कि आइसोटोप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं थी, रॉन्ग ऑर्डर था और नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी प्रॉपर वे से प्रेडिक्ट नहीं हो रही थी. तो इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ दिया दैट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913. 1913 में मोजले ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास. कि एटॉमिक मास के बजाय जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लेना चाहिए, एटॉमिक नंबर, बिकॉज इट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. हम देखते भी हैं कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम करते हैं. वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होती है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो कौन डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर. सो मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट he formulated modern periodic law which states the properties of elements are the periodic function of their atomic number. कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करेंगी, एटॉमिक नंबर पे. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन मीन पीरियोडिसिटी. रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी. जैसे मेंडलीव में भी था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास के बेस के ऊपर मेंडलीव ने अरेंज किया और उसमें भी वहां पे था कि रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी. लेकिन मोजले ने चेंज कर दिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर. लेकिन इन्होंने भी कहा कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड. So modern periodic law was given by Moseley and it states the properties of the elements are the periodic function of their atomic number. तो इसी के बेसिस के ऊपर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, जो उस समय जो एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस थी वो सब किसके बेसिस पे थी, एटॉमिक मास पे. तो मोजले ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल और उसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. इस पीरियोडिक टेबल में जो है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं कॉल्ड एज द पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेन बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, दैट इज द 18 ग्रुप्स. आप यहाँ पे इसकी मेन बॉडी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन का आ गया, देन लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटेशियम का. इस तरह से आप देखिए नीचे 7 पीरियड्स जो ये है. ऐसे ग्रुप्स में देखें तो फर्स्ट ग्रुप आ गया हाइड्रोजन वाला, देन बेरिलियम, देन स्कैंडियम. इस तरह से पूरा यो 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, दीज आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स. So main body consists of 7 periods and 18 groups.
अब मैं बार बार मेन बॉडी कह रहा हूं तो आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे दो जो है वो रोज और भी हैं, ये मेन बॉडी में इनको प्लेस नहीं मिला है। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ये ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि दीज टू रोज ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट फाइंड देयर प्लेस इन मेन बॉडी। अब इन रोज को जो आप देखें तो यहां से ये ऊपर 57 से 71 और 89 से 103, ये दो रो हैं, एक एल ए से लैंथेनम से, एक एक्टेनियम से। तो जो एल ए से शुरू है इट इज कॉल्ड एज द लैंथेनाइड सीरीज, और जो ए सी से शुरू है इट इज कॉल्ड एज द एक्टिनाइड सीरीज। सो लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज दे डू नॉट फाइंड देयर पोजिशन इन मेन बॉडी। तो इनको ये सेपरेट रोज हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग बात करें तो दिस मेन बॉडी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 periods and 18 vertical columns called as the groups, and these two rows are the lanthanide and actinide series। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स चेंज करके किया हुआ है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि हर एक कलर के आगे एक नाम लिखा हुआ है। तो दीज कलर रिप्रेजेंट्स दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अल्कली मेटल्स, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है दिस इज द अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन ऊपर पिंक कलर का आप देखिए कि कलर सेपरेटली यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स 118 एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, तो कोशिश करें कि आप सभी एलिमेंट्स के नाम अलॉन्ग विद देयर सिंबल और एटॉमिक नंबर याद हों। इनकेस अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स को याद करें। प्लस आपने, कई बार क्वेश्चन आता है कि अल्कली मेटल्स कौन से हैं या हैलोजेंस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 ग्रुप्स जो हैं, एक फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम वाला सेकंड ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन वाला 17th ग्रुप, हीलियम नियॉन वाला 18th ग्रुप, ये 4 ग्रुप्स के एलिमेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि एर्गॉन जो है वो किस ग्रुप में है या फ्लोरीन जो है वो किस ग्रुप में है, इस ग्रुप का नाम क्या है। तो ऐसे ऐसे हेलोजेंस कहा जाता है, 18th ग्रुप को नोबल गैसेस कहा जाता है। ये जो सेकंड ग्रुप है ऐसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये फर्स्ट ग्रुप जो है इन्हें अल्कली मेटल्स। तो ये 4 तो आप लोगों ने अच्छी तरह इनको लर्न कर लेना कि किस किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट नेम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको अरेंज किया हुआ है। नो स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर पे बेस पे अरेंज किया, सो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सारे के सारे सेपरेट हो गए। किस तरह से ये अरेंज किया है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये आ गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। नो स्टूडेंट्स, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, रॉन्ग ऑर्डर जिसे हम एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स की आने वाला जो अगला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। तो उसके बेसिस जो मेंडलीव ने बेसिस लिया था एटॉमिक मास, जिसके बेस पे वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मोजले ने जो बेसिस चेंज कर दिया फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर, तो उसने ये इनकी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दी। तो हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सप्लेनेशन दी इनकी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो था दैट इज द पहला ड्रॉबैक जो मेंडलीव का था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब मोजले ने या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो हमने एग्जांपल ली थी कार्बन की C612 एंड C614। So isotopes are the atoms of the element having same atomic number but a different atomic mass. So as per Mendeleev, these isotopes should be in different column based upon their atomic mass, क्योंकि मास अलग अलग है तो अलग अलग कॉलम में होने चाहिए थे, लेकिन उसने कार्बन का एक ही स्लॉट दिया हुआ था। Now as per modern periodic table, the elements are arranged on the basis of their atomic number. So atomic number of isotopes is same। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो वो अलग अलग कॉलम में क्यों होंगे, वो तो उसका कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सिंगल स्लॉट। सो मेंडलीव की जो एनॉमलस था, जो लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, वो क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसको जस्टिफाई किया कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए वो एक ही कॉलम में आएंगे। Then we have another
लिमिटेशन दैट वाज द एनॉमलस पेयर, या हम कह सकते हैं रॉन्ग ऑर्डर, कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा होने के बजाय पहले थे। मेंडलीव ने अरेंज किए एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। सो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट बाद में आने चाहिए थे और लोअर वाले पहले। लेकिन हमने वहां पे एक एग्जांपल हमने कंसीडर की थी एर्गॉन और पोटेशियम के अपने पिछले लेक्चर में। एर्गॉन का एटॉमिक मास 40 है और पोटेशियम का है 39। सो एज पर मेंडलीव पोटेशियम पहले आना चाहिए था, एर्गॉन बाद में आना चाहिए था, लेकिन एर्गॉन पहले था, so he could not explain this. Now, as per modern periodic table, elements are arranged on the basis of atomic number, and atomic number of argon is 18 and potassium is 19. तो एर्गॉन का एटॉमिक नंबर पहले है, इसलिए एर्गॉन जो है वो क्या होगा, पहले आएगा, और पोटाशियम जो है वो क्या होगा, बाद में आएगा। तो इस तरह से जो एनॉमलस पेयर थे जिनके रॉन्ग ऑर्डर थे, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किए, क्लियर किए। देन थर्ड वाज दैट द अनसर्टेनिटी in prediction of न्यू एलिमेंट्स, कि जो नए एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। अब मेंडलीव ने क्या किया कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं थे उनके लिए गैप छोड़ दिया, कि जब अगला एलिमेंट आएगा वो वहां पे बिना ऑर्डर को डिस्टर्ब किए वहां पे फिट करेंगे, और वो किसके बेस पे फिट करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव की आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो वो वहां पे फिट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा एर्गॉन और पोटेशियम का केस कि जरूरी नहीं है कि आगे वाले का एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा ही होगा, वो कम भी हो सकता है। तो इस तरह से आगे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी वो प्रेडिक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ एटॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो ज्यादा होगा ही होगा, इट इज प्रेटी श्योर, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर आगे आगे बढ़ते हुए इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक नंबर आगे वाले का चेंज होगा ही होगा, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना, जो उस एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना क्या था, आसान था। जैसे देखिए कि जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आगे आगे जा रहे हैं, एक एक एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, 5 6 7 8। तो अगर इनकेस की आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक इससे ज्यादा होगा, एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना कि आगे वाला एलिमेंट कौन सा होगा, वो क्या हो गया, आसान हो गया। when the basis of classification was made on atomic number rather than atomic mass. तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो थी एक्सप्लेनेशन दी किसकी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो लिमिटेशंस थी। तो स्टूडेंट्स कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन या रिमूव द एनॉमलीज ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आई होप कि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सो मेटल नॉन मेटल वो सारे सेपरेट हो जाते हैं। तो इन एलिमेंट्स की कोई भी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो की पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगी, वो उसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताता है, कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो वो सारी उसकी पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगी। तो अब किस मेटल किस एलिमेंट को कहाँ पे अरेंज करना है, वो किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, और कि जिसकी बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एडवांटेज रहा कि वो सेपरेट हो गए। तो किस तरह से वो सेपरेट हुए, तो हम इन कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स एज वेल, कि दोनों की प्रॉपर्टीज हम एक साथ स्टडी करेंगे। अब आप पहले यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने ली है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स मैं जरा आपको बता दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले भी स्टडी किया। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, कि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम जो क्या, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कितने वहां पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे हमने जो है एक हमने सेकंड पीरियड की यहाँ पे एग्जांपल ली है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। An is the atomic number, तो आप atomic number इनका देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 and 10। then Ec is the electronic configuration,
तो 2n² के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 1 2 2 2 3 इस तरह से 2 8 तक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको मैंने बताया कि बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम में अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। It means कि as we move from left to right along a period, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, 1 से 8 जो है वो इंक्रीज करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है कि उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 लिया हुआ है जिसके एलिमेंट आगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक नंबर इनके 1 3 11 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखिए कि बाहर वाली में सभी में कितने हैं, 1 1 1 1। तो इसका मतलब कि सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ग्रुप में सेम। शेल्स जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, पहले हाइड्रोजन में 1 शेल है, 2 3 और पोटेशियम में 4 शेल्स। शेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, सेम। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहें कि as we move along a period from left to right along a period, valence electron increases from 1 to 7, and in a group valence electrons का नंबर क्या रहता है, तो ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी क्या होती है, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और नए कंपाउंड बनाता है, उसे कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसमें कंबाइन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर कर रहा है, दैट इज द वैलेंसी। अब हम देखें कि पीरियड्स और ग्रुप्स में वैलेंसी किस तरह से जो है वेरी करती है। तो यहाँ पे हमने दोबारा सेकंड पीरियड की एग्जांपल ली है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर हम इनके देख सकते हैं 3 to 10 आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास है 2 1 2 2 2 3 एंड अप टू 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और वैलेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने लूज, गेन या शेयर कर रहा है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, दे आर टोटली डिफरेंट। अब वैलेंसी क्या है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वैलेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वैलेंसी क्या है, लिथियम में वैलेंसी क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है। तो लिथियम में वैलेंसी 1, बेरिलियम में 2, बोरान 3, कार्बन में 4, देन 3, देन 2, फ्लोरीन 1, नियॉन नोबल गैस क्योंकि उसने रिएक्ट नहीं करना है किसी के साथ भी, वैलेंसी 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो along a period valency first increases from 1 to 4, पहले वो 1 से 4 हुई and then decreases from 4 to 0। तो वैलेंसी क्या करेगी, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, फर्स्ट इट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप में क्या है, आप फर्स्ट ग्रुप ये दोबारा हमने ले लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सभी में 1 1 है और वैलेंसी भी क्या है, सभी की सेम। अब वैलेंसी सेम है तो स्टूडेंट्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी क्या रहेंगी, सेम। तो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो वैलेंसी डिटरमाइन करेगा उनकी प्रॉपर्टीज। So along the period valency increases from 1 to 4 and then 4 to 0, or in a group valency of the elements remains same and as such their chemical properties. Then moving to next property that is atomic size. अब स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज जो है बेसिकली इसके ऊपर अगर हम ये कहें कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी की सारी इस पे डिपेंड करती हैं। तो in a period atomic size the element decreases from left to right because of nuclear charge, number of protons increases and so the electrons are pulled closer to the nucleus। कि लेफ्ट से राइट जैसे हम जाते हैं तो इनका जो साइज है वो क्या करता है, एलिमेंट्स एटम्स का जो साइज है वो डिक्रीज करता है। हम यहाँ पे सेकंड पीरियड की एग्जांपल देंगे
कि किस तरह से साइज इंक्रीज करेगा, तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो हम सेकंड पीरियड की हमने एग्जांपल ली, यहाँ पे आ गया लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, देन बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर इनके अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया 3, 4 एटॉमिक नंबर्स 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, लिथियम की आ गई 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स कितने हैं, जहाँ पे जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम है, वो भी इतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो लिथियम का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सेंटर में आ गया हमारा न्यूक्लियस हैविंग 3 प्रोटॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स, और इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें शेल्स की। तो यहाँ पे जो लिथियम है इसके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और सेकंड शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स जो हैं, 3 प्रोटॉन्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां तक लगाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कितनी है, जिसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन्स जो हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं 3, वो कहां तक फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अप टू सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि इनमें सभी में 2-2 शेल्स हैं, सभी में 2 शेल्स हैं। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, शेल ऐड नहीं हो रही है। तो लिथियम में जो है वो थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट तक ही फोर्स लगानी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, और इसी मतलब इस सेकंड ऑर्बिट को ही अब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स खींचेंगे, 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि हम यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां से लेके यहां तक फोर्स जो लग रही है पॉजिटिव की नेगेटिव तक कितने खींच रहे थे, पहले उसे 3 प्रोटॉन यहां तक फोर्स लगा रहे थे, लेकिन बेरिलियम के बाद यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए, 4। तो ऐड तो इलेक्ट्रॉन इसी में हो रहा है, आगे और ऑर्बिट तो नहीं बन रही है, तो यहां तक ही इसी ऑर्बिट तक अब कितने प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे, 4। फिर बोरान के टाइम इसी ऑर्बिट पे कितने फोर्स लगाएंगे, 5। फिर इसी ऑर्बिट पे कार्बन के टाइम कितने लगाएंगे, 6 प्रोटॉन। तो हर बार जो है वो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां तक लगानी है, सेकंड ऑर्बिट तक ही। तो जिस ऑर्बिट को पहले 1 प्रोटॉन खींच रहा था उसी ऑर्बिट को 2 खींचेंगे, फिर उसी ऑर्बिट को 3 खींचेंगे, तो वो ऑर्बिट क्या होगी, पास पास आएगी। तो अल्टीमेटली जब वो पास आएगी तो इसका साइज क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये इस ऑर्बिट को, जो सेकंड ऑर्बिट है, जब इसे 1 प्रोटॉन खींचेगा तो थोड़ा खींचेगा, जब 2 खींचेंगे तो अपनी तरफ और ज्यादा खींचेंगे, जब 3 खींचेंगे तो अपनी तरफ और ज्यादा खींचेंगे, 4 खींचेंगे तो और अपनी तरफ खींचेंगे। तो अल्टीमेटली जब उसको 10 प्रोटॉन खींचेंगे तो वो बहुत ज्यादा खींच लेंगे। तो ऐसे ही जैसे जैसे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑर्बिट नहीं बढ़ रही है, वो उसी सेकंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां तक उसका अट्रैक्शन का फील्ड है वो वही लिमिटेड फील्ड है, सेकंड ऑर्बिट तक ही फोर्स लगानी है। तो उसी ऑर्बिट को पहले 2 प्रोटॉन खींच रहे हैं, फिर 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, फिर 4 प्रोटॉन, इसी तरह से जब बढ़ते जाएंगे तो लिथियम के टाइम 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के टाइम 4 प्रोटॉन, बोरान के टाइम 5 प्रोटॉन। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3, 4, 5, 6 ऐसे ही नंबर बढ़ता जाएगा, तो हर बार ज्यादा प्रोटॉन उसी ऑर्बिट को खींचेंगे तो वो ऑब्वियसली पास आएगी। तो इस तरह से एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम देखिए हमारे पास फर्स्ट एटम का हमने ग्रुप लिया हुआ है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इस तरह से
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और इसका 19। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ गई वो क्या आ गई 1, इसमें आ गई 2 1 2 8 1 2 8 8 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया एक ऑर्बिट। यहाँ पे कितनी है ऑर्बिट ऐड हो रही है, एक ऑर्बिट और फिर दूसरी ऑर्बिट। सोडियम के केस में कितनी ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस आ गया एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। तो हर बार यहाँ पे एक ऑर्बिट है, यहाँ पे दो ऑर्बिट्स हैं, 3 4। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है अलोंग विद द ऑर्बिट। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा था, ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आएंगे तो ऑर्बिट्स भी ऐड हो रही हैं। तो एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं कि साइज जो है वो क्या हो गया इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो साइज क्या करेगा इंक्रीज करेगा। दिस इज हाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास पास आएंगे। तो इस तरह से पीरियड्स में जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम जाए तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेल आल्सो इंक्रीजेस। तो वहां पे साइज क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट जो है आप देखिए इस फिगर में एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज अपने अपने ग्रुप्स में, हर ग्रुप में अपना अपना, टॉप वाला छोटा होगा बॉटम वाला बड़ा है। तो इस तरह से अपने अपने ग्रुप्स में जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा और अलोंग द पीरियड अपने अपने पीरियड में जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा डिक्रीज करेगा। सो दिस इज हाउ एटॉमिक साइज चेंजेस। देन इज द मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब अलोंग द पीरियड जो है मेटालिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। आप देखिए यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एलिमेंट जो है मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटल आ गया, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन नॉन मेटल, एर्गॉन तो आ गया नोबल गैस। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब क्यों डिक्रीज कर रहा है, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि डिक्रीज क्यों करता है तो उसके पे एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ज्यादा असर डालता है। अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स उतनी ही है। जैसे हमने लिया कि न्यूक्लियस है तो उसके बाहर दो शेल्स हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है तो उसके बाहर दो ही शेल्स हैं। तो दोनों शेल्स तक जो है वो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं एक न्यूक्लियस बना लेता हूँ, दोबारा से इस डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं, थोड़ी सी साफ नहीं बनी थी ये। और यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि उसमें भी बनाएंगे हम दो ही ऑर्बिट। अब यहाँ पे अगर हम लिथियम की अगर एग्जांपल ली थी हमें तो इसमें क्या था 2 1 और यहाँ पे था हमारे पास नियॉन था। नियॉन से पहले जो है वो फ्लोरीन ले लेते हैं, नोबल गैस को हम नहीं कंसिडर करते, लेट इट बी 2 7। अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन जो हैं वो कहाँ तक लगा रहे हैं, यहाँ तक अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और यहाँ पे 3 प्रोटॉन जो है वो यहाँ तक अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब इसमें साइज बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी थोड़ी सी वीक होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटा होने के बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे स्ट्रांग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव के पास है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दूर है क्योंकि साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स जो होगी वो क्या होगी वीक होगी, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो होगी वो स्ट्रांग होगी। तो वीक होगी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, ये आसानी से लूज जो है वो नहीं करेगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा जो एलिमेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेटल, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये क्या हो गया नॉन मेटल। तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, एज ए रिजल्ट इट इज मेटल। और जो इसका आउटर मोस्ट तक फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो एज ए रिजल्ट इट इज नॉन मेटल। सो लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा है तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल आ गए, और राइट साइड पे साइज छोटा है तो वहां पे क्या आ गए नॉन मेटल्स। तो इस तरह से अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा।
ऐसे ही अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो नीचे जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो जितना साइज इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही क्या होगी, कम होगी बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जितना दूर ऑर्बिट होगी, जितनी दूर शेल होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा तो मेटालिक करैक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट तक कम है। तो ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, और पीरियड्स में करें तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में अगर बात करें तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि नीचे नीचे साइज बढ़ रहा है। तो इस अपने ग्रुप्स में, इस फर्स्ट ग्रुप में लिथियम से सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम इसी फर्स्ट सेकंड पीरियड को लेते हैं तो यहाँ पे साइज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो लिथियम मेटल आ गया, और फ्लोरीन या ऑक्सीजन नियॉन जो है इस तरफ क्या है, नॉन मेटल्स। सो लेफ्ट टू राइट मेटल से नॉन मेटल, और ऊपर से नीचे करें तो मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसके अपोजिट नॉन मेटालिक करैक्टर, अगर मेटालिक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो पहले लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब कि मेटालिक करैक्टर कम हो रहा था और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। सो अलोंग अ पीरियड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट अलोंग ए ग्रुप नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जितना साइज छोटा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा, तो वो नॉन मेटल। और जितना साइज बड़ा है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लूज कर देगा, तो उतना ही वो क्या होगा, रिएक्टिव मेटल। सो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दिस इज हाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर वेरी इन along a period as well as along a group। और यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं मेटालिक करैक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। ऐसे ही नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो वेरी करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपके पास एक होम असाइनमेंट है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट बनाई हुई है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो आई वुड अप्रिशिएट कि इफ यू नोट डाउन ऑल these questions and write the answers of these questions on your notebooks and get them checked by your chemistry or science teacher। So first question is, an element X, कोई भी element X है, has same number of electrons in the first and the fourth shell, मतलब इस element की 4 shells हैं और जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है उतने ही फोर्थ में है, एंड सेकंड एंड थर्ड आल्सो हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट और फोर्थ के सेम है, सेकंड और थर्ड के सेम है। तो क्वेश्चन है कि राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस एलिमेंट का नाम बताइए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है, और उसके ऑक्साइड्स की नेचर क्या है, कि वेदर इट इज ए बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, कि वो जो अगर मेटल होगा तो बेसिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल होगा तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। Then another question is there, you need to differentiate between Mendeleev and Mendeleev periodic table or modern periodic table, very important question. Advantages of modern periodic table is next question. And fourth question is, why is the valency of elements fixed in a group? So students, these are the 4 questions. I hope you will write these answers on your notebooks as well and get them checked by your teachers. So this is all about our second lesson, that is periodic classification of elements। So I hope कि students आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सारे जो डाउट्स इन केस आपके कोई माइंड में होगा तो वो क्लियर हो गए होंगे। So very soon I will come with a next lesson, next topic। So till then, thank you, stay home, stay safe।